Hey guys, welcome to my YouTube channel Azological, one destination for all information. तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। जी हाँ, और जिस चैप्टर का नाम है एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। तो गाइज़ ये जो आपका टाइम पीरियड रहने वाला है इस चैप्टर का वो है 14 सेंचुरी से लेकर 16 सेंचुरी के बीच में। और जैसा कि आपको पता है हम बात करने वाले हैं विजयनगर के बारे में। तो ये एक सिटी भी है और एक एम्पायर भी है और बहुत मज़ा आने वाला है इस पूरे चैप्टर को समझने में, पढ़ने में। और आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होना है क्योंकि मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते जाऊँगा बिल्कुल अच्छी तरीके से, और साथ साथ में आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक और उन क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इससे पहले आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जो है नीचे दिए गए जो प्लेलिस्ट की लिंक है वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इससे पहले के जितने भी क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर्स हमने अपलोड करे हैं वो सब मिल जाएंगे, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे विजयनगर के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ही इसके नाम से बना हुआ है। तो देखिए विजयनगर, इसका लिटरल मीनिंग होता है सिटी ऑफ विक्ट्री, क्योंकि विजय का मतलब होता है जीत, नगर का मतलब होता है सिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिटी ऑफ विक्ट्री। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये एक शहर भी है यानी सिटी भी है और एक ये साम्राज्य भी है यानी एम्पायर भी है। अब इस एम्पायर को कब खोजा गया, तो गाइज़ यहाँ पर इस एम्पायर को 14वीं शताब्दी यानी 14 सेंचुरी के आसपास हरिहरा और बुक्का के द्वारा यहाँ पे इसको फाउंड किया गया। और जो ईयर बताया जाता है वो है 1336। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इस बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादातर आ रहे हैं, तो उसको भी आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको फैक्ट, ये सब नोट डाउन भी करना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी लोकेशन के बारे में कि ये जो एम्पायर था इसकी लोकेशन क्या थी, तो देखिए अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो गाइज़ यहाँ पर जो रिवर है कृष्णा जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड है, तो वहाँ उस एरिया से लेकर जो एक्सट्रीम साउथ का पेनिसुला है वहाँ तक ये जो आपका विजयनगर एम्पायर था ये फैला हुआ था। जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। अगर हम पार्टिकुलरली बात करें तो कृष्णा और तुंगाभद्रा जो दो आप रीजन है वहाँ से ये जो है पूरा इसकी स्टार्टिंग हुई एक्सट्रीम साउथ ऑफ पेनिसुला तक। अब यहाँ पे विजयनगर को गाइज़ एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है, वो नाम है गाइज़ हम्पी। जी हाँ, तो हम्पी एक दूसरा नाम है विजयनगर एम्पायर के लिए। और ये जो नेम हम्पी है आप बोलेंगे ये क्यों पड़ा, इसका कोई रीज़न हुआ होगा। तो जी हाँ, जो हम्पी नाम है ये एक लोकल मदर गॉडेस थी वहाँ पे जिनका नाम था पंपा देवी। यहाँ पे उनके नाम से हम्पी नाम रखा गया है। जो वहाँ के लोकल लोग रहते थे वो विजयनगर एम्पायर को एज अ हम्पी कहलाते थे या उसको कहते थे। अब देखिए यहाँ पे जितने भी रिमेन्स बचे हुए हैं विजयनगर एम्पायर के, या मैं कहूँ मॉडर्न हम्पी, जो कि अभी करंटली कहाँ सिचुएटेड है, आज के समय कर्नाटका में ये सिचुएटेड है इसका ज़्यादातर एरिया। तो यहाँ पे जो भी रिमेन्स बचे हैं वो मॉडर्न हम्पी जो कि कर्नाटका में अभी भी सिचुएटेड है वहाँ से हिस्टोरियंस को मिले हैं। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे बात करें कि हिस्टोरियंस को क्या क्या चीज़ें मिली हैं या उनके सोर्सेज क्या क्या थे, तो यहाँ पे देखिए जो सोर्सेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला जो सोर्स था वो था ओरल ट्रेडिशन, दूसरा जो था वो है इंस्क्रिप्शंस, और तीसरा था मॉन्यूमेंट्स और बाकी रिकॉर्ड्स जिसने हिस्टोरियंस को हेल्प की है कि वो विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें और उसको जान सकें। अब यहाँ पर इसी कड़ी में बात कर लेते हैं कि जो हम्पी है यानी कि जो विजयनगर एम्पायर है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी। देखिए जो भी बचे कुचे चीज़ें थी हम्पी की वो लाइमलाइट में तब आई जब एक इंजीनियर और एक एंटीक्वारियन। अब आप पूछेंगे कि ये एंटीक्वारियन क्या होता है, तो देखिए एंटीक्वारियन को इंग्लिश में कहते हैं कलेक्टर ऑफ एंशियंट वर्क ऑफ आर्ट्स, यानी वो इंसान जो एंशियंट वर्क आर्ट से रिलेटेड चीज़ों को कलेक्ट करता है। और ये जो है एक इंजीनियर भी थे और काफ़ी फेमस इंजीनियर थे, आपने हो सकता है नाम सुना हो, इनका नाम था कॉलोनल कॉलिन मैकेंजी। जी हाँ, और इन्हीं की जो डिस्कवरी थी वो 1800 में हुई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे चलिए इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो 1754 में हुआ था और फिर ये बाद में एक इंजीनियर बन गए, सर्वेयर बन गए और कार्टोग्राफर बन गए। फिर उसके बाद यहाँ पे 1815 में इनको पहला सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया।
अब ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको दी गई है, वो ये है कि इन्हें पहला फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्राइकिंग फीचर है, जो इनकी पोस्ट थी वो 1821 तक रहे थे, यानी अपनी डेथ तक ये अपनी पोस्ट पर रहे थे, उन पर काम किया था एज अ सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर इंडिया के पास्ट को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि मतलब अगर गवर्नेंस करनी है तो इंडिया की जितनी भी हिस्टोरिक साइट्स है वहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल करके वहाँ के लोगों की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। अगर किसी को भी गवर्नेंस है यानी सरकार अपनी या हुकूमत करनी है किसी भी इलाके में, तो आपके उस इलाके के लोगों की जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है, बैकग्राउंड है, वो जानना ज़रूरी होती है। तो इसी तरीके से जो ब्रिटिशर्स के एक फ़र्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्होंने काफ़ी हिस्टोरिक साइट्स को सर्वे किया था। इनका कहना यह था कि देखिए जितने भी रीजनल कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मदद करेगी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसी के साथ साथ एक एम्प्लॉय भी थे ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जैसे हमने आपको बताया कि इनको अपॉइंट किया गया था फर्स्ट सर्वेयर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्होंने पहला सर्वे मैप भी साइट का प्रिपेयर किया था। यही नहीं, सिर्फ इन्होंने काफ़ी सारी स्टडीज़ भी की थी, और एक स्टडीज़ तो पंपा देवी, विरूपाक्षा टेम्पल ऑफ पंपा देवी के जो भी प्राइस थे उनकी मेमोरीज़ के बेस पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छी स्टडीज़ की थी। और इसी के साथ साथ 1856 के बाद से जो फोटोग्राफर्स थे, तो उन्होंने यहाँ पे जो भी मॉन्यूमेंट्स थी जिनकी यहाँ पर कॉलिन मैकेंजी ने जो फ़ोटोज़ खींची थी, जो सर्वे किया था, उनकी फ़ोटोज़ भी यहाँ पर फोटोग्राफर्स ने खींचना शुरू की, जिससे क्या हुआ कि बाकी जो स्कॉलर्स थे उनको आसानी हुई इनको स्टडी करने में। अब तकरीबन 1836 के आसपास जो एपिग्राफिस्ट थे, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एपिग्राफी वो होती है जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, और जो इस चीज़ को बारे में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको हम कहते हैं एपिग्राफिस्ट। तो यहाँ पे एपिग्राफिस्ट ने बहुत सारी डोजन ऑफ इंस्क्रिप्शन जो इस साइट पर मिली थी और बाकी हम्पी के बाकी मंदिरों में, टेम्पल्स में मिली थी, उसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी वो जो है बाकी जितने भी उस टाइम पे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे और उसी टाइम पे जितनी भी किताबें या लिटरेरी वर्क्स उस टाइम पर मौजूद थे, उससे कंपेयर करके उस इन्फॉर्मेशन को निकाला गया। तो ये काफ़ी मदद मिल जाती है कंपेयर करके, और इस टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से निकल जाती है जब आप उसी टाइम की दो अलग अलग सोर्सेज को कंपेयर करते हैं। तो ये था गाइस पूरा जो है डिस्कवरी ऑफ हम्पी। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि अंपायर जो यहाँ पे खड़ा हुआ, विजयनगर अंपायर, जिसको हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, उसका पूरा माजरा क्या था, ये किस तरीके से उसकी खोज हुई। तो देखिए ट्रेडिशन के अनुसार और एपिग्राफिक एविडेंस के अनुसार दो भाई थे, एक का नाम था हरिहरा और एक का नाम था बुक्का। आपको दोनों के नाम याद रखने हैं। इन्होंने 1336 में विजयनगर अंपायर की खोज की, और इनको इस अंपायर खोजने की या इस साम्राज्य को बनाने की जो इंस्पिरेशन थी वो कहाँ से मिली। देखिए, तो इनको जो इंस्पिरेशन मिली थी वो मिली थी गुरु विद्यारण्य से इन्हें इंस्पिरेशन मिली थी इस अंपायर को इस्टेब्लिश करने की। और गाइज़ यहाँ पे हम एक बात आपको बताते चलें, विजयनगर अंपायर की एक ख़ास बात ये थी कि इस अंपायर में अलग अलग ओरिजिन के लोग थे जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, और यहाँ तक कि वो अलग अलग रिलीजियस ट्रेडिशन को भी फॉलो करते थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब यहाँ पर देखिए उन रूलर्स की बात करते हैं जिन्होंने विजयनगर के राजाओं के साथ या विजयनगर के किंग्स के साथ कम्पीट किया है। तो यहाँ पे बात करें अगर हम नॉर्दर्न फ्रंटियर में, तो जो विजयनगर के किंग्स थे उन्होंने उस टाइम के जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स थे, जैसे कि आपके दक्कन के सुल्तान हो गए और गजापति रूलर्स हो गए ओडिशा के, ठीक है, इन सब के साथ कंपटीशन किया है। किसके लिए? फॉर द कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज़, जो उस वहाँ की नॉर्दर्न फ्रंटियर पे फर्टाइल रिवर वैलीज़ थे उसको कंट्रोल करने के लिए, और उन रिसोर्सेज को भी पाने के लिए जो कि ओवरसीज ट्रेड से मंगाया गया था। तो यहाँ पे ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है कि पार्टिकुलरली दो जो है यहाँ पर दो सल्तनत के साथ, या मैं कहूँ दो अंपायर के साथ यहाँ पर विजयनगर किंग्स की कंपटीशन हुई थी, जो आपकी मेंशन कर रखी है। हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी कंटेम्प्रेरी रूलर्स के साथ इनका कंपटीशन हुआ था। अब इसी के साथ यहाँ पे इस बीच में एक टर्म आता है जिसका नाम है कर्नाटका साम्राज्यमु,
ये क्या है? तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट इज़ कर्नाटका साम्राज्य में, और आपको ऑप्शन आ सकते हैं। तो देखिए ये वो नाम है जो कि उस टाइम के कंटेम्प्रेरीज के द्वारा यूज़ किया जाता था। किस लिए? विजयनगर एम्पायर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो गाइज़ यहाँ तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हासिल कर लिया विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं उस टाइम के विजयनगर के रूलर्स और ट्रेडर्स के बीच रिलेशंस के बारे में, यानी इकोनॉमिक सिचुएशंस के बारे में विजयनगर एम्पायर की। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रेड की, तो जो कैवलरी होती थी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती थी वॉरफेयर की, यानी लड़ाई वगैरह में जो डिफेंस इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, जो आर्मी के द्वारा चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होती थी वॉरफेयर की इस पीरियड में। और ज़्यादातर जो हॉर्सेस होते थे वो काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट किए जाते थे अरेबिया से, सेंट्रल एशिया से, जो कि किंग्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। और शुरुआत में तो ये जो ट्रेड होता था ये अरब मर्चेंट से ही किया जाता था, लेकिन फिर बाद में जो लोकल मर्चेंट्स होते थे वो भी शामिल हो गए धीरे धीरे हॉर्स ट्रेडिंग में, जिन्हें बाद में कहा जाने लगा कुदिराई चेटीज़। ये टर्म आपको याद रखनी है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हम हॉर्स मर्चेंट्स। तो यानी शुरुआत में अरब मर्चेंट्स तो करते ही थे ट्रेडिंग, लेकिन फिर बाद में लोकल मर्चेंट्स उभर कर सामने आ गए। फिर यहाँ पर 1498 से क्या हुआ कि पोर्तुगीज़ की एंट्री हुई, आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर वेस्ट कोस्ट से जो है वेस्ट सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट से पोर्तुगीज़ की एंट्री हुई, जिन्होंने ट्रेडिंग और मिलिट्री स्टेशंस जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और किया भी। और इनकी जो सुपीरियर मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, जिसको मस्केट्स भी कहा जाता है, मस्केट्स का मतलब होता है लॉन्ग बैरल गन। तो यहाँ पे यही पहले पोर्तुगीज़ थे जो लॉन्ग बैरल गन की टेक्नोलॉजी लाए थे, जिसकी वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन गए थे उस टाइम की जो टेंजल पॉलिटिक्स होती थी उसमें। तो यहाँ पे पोर्तुगीज़ ने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया, मिलिट्री स्टेशंस भी इस्टेब्लिश किए सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट में इसी बीच में। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे उस टाइम की, तो यहाँ पे मार्केट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो विजयनगर एम्पायर की मार्केट्स होती थी, बाज़ार होते थे, वो अपनी स्पाइसेस यानी मसाले, टेक्सटाइल और बाकी प्रीशियस स्टोन्स के लिए जाने जाते थे। ट्रेड हम कह सकते हैं या तिजारत कह सकते हैं या बिज़नेस कह सकते हैं, व्यापार कह सकते हैं, वो एक स्टेटस सिंबल होता था शहरों का इस एम्पायर में। अब जाहिर सी बात है अगर कोई वेल्दी पॉपुलेशन है तो वो एक्जॉटिक गुड्स जैसे कि प्रीशियस स्टोन्स और ज्वेलरी का इस्तेमाल तो ज़रूर करेगी, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ जो रेवेन्यू स्टेट से आता था उसका इस्तेमाल स्टेट की डेवलपमेंट के लिए किया जाता था। आज के समय के हिसाब से आप इसको टैक्स की तरह भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो एक पार्टिकुलर किंग का भी नाम यहाँ पे आया है सामने, जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। विजयनगर अंडर द रूल ऑफ कृष्णदेव राया। जी हाँ, जो पहली डायनेस्टी थी। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना है कि यहाँ पे कई डायनेस्टीज़ ने विजयनगर एम्पायर को रूल किया है, सिर्फ एक डायनेस्टी ने विजयनगर एम्पायर को रूल नहीं किया, ये पहले आप जान लीजिए। तो गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे थे कृष्णदेव राया के बारे में। तो देखिए जो पहली डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की वो थी संगम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? संगम डायनेस्टी। अब जैसे हमने बताया जो कि हरिहरा और बुक्का के द्वारा फाउंड की गई थी। संगम डायनेस्टी ने जो है 1485 तक विजयनगर एम्पायर को रूल किया। फिर बाद में क्या हुआ, दूसरी डायनेस्टी, ये आप याद रखिएगा, डायनेस्टी बाय डायनेस्टी मैं आपको समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। बाद में क्या हुआ, दूसरी डायनेस्टी जिसका नाम था सलुवा डायनेस्टी, उसने इनको रिप्लेस कर दिया। जो कि कौन थे? जो कि संगम डायनेस्टी के टाइम पे ही उनके मिलिट्री कमांडर्स थे। अब जो सलुवा डायनेस्टी थी वो पावर में रही 1503 तक। फिर क्या हुआ, फिर आपकी जो तीसरी डायनेस्टी आ गई। कौन था भाई रिप्लेस करने वाला? तो सलुवा डायनेस्टी को रिप्लेस किया तुलुवा डायनेस्टी ने, ठीक है। अब जो कृष्णदेव राया थे वो इसी तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। जी हाँ, तो यहाँ पे जो कृष्णदेव राया का जो रूल है उसको कैरेक्टराइज किया गया है बाय फुल एक्सपेंशन कंसोलिडेशन, यानी इनके टाइम पर काफ़ी जो एम्पायर था वो फल रहा था, फूल रहा था और काफ़ी बड़ा हो गया था और सारी चीज़ों को इन्होंने अच्छे से कंसोलिडेट कर दिया था। और इसी के साथ साथ ये भी बताया जाता है कि इन्होंने जो तुंगाभद्रा कृष्णा रिवर्स की लैंड है जिसे रायचूर दोआब भी कहा जाता है, उसको भी कंट्रोल किया था,
जो कि हम कह सकते हैं कृष्णा रिवर के आगे का रीजन है, इन द ईयर 1512। तो इनका जो टाइम था वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कृष्णदेव राय का इन विजयनगर एम्पायर। इसी के साथ साथ इनकी कई सारी अचीवमेंट भी हैं, जैसे कि इन्होंने जो प्रताप थे, प्रताप रुद्रा जो कि गजापता डायनेस्टी के थे, इन्होंने उनको डिफीट किया, जो कि ओडिशा के रूलर थे 1514 में। इसी के साथ साथ बीजापुर के सुल्तान को भी इन्होंने 1520 में डिफीट किया। इनका जो रूल है उसको ये भी क्रेडिट दिया जाता है कि इनके टाइम पर बहुत अच्छी अच्छी टेम्पल्स और अट्रैक्टिव गोपुरम्स भी बनाई गई टू मैनी इम्पॉर्टेंट साउथ इंडियन टेम्पल्स। जी हाँ, जो गोपुरम होती हैं, जो ज़्यादातर होती हैं टेम्पल्स की फॉर्म में, वो साउथ इंडिया में ही आपको देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम साउथ इंडियन टेम्पल्स भी कह सकते हैं। गोपुरम की पिक्चर भी हम आपको शो कर रहे हैं, स्क्रीन पे आपकी आ रही कोई, आप जैसे देख सकते हैं इस टाइम के जो स्ट्रक्चर्स आपको टेम्पल के मिलेंगे वो साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। तो ये जो पूरा गोपुरम का स्टार्टिंग है, जो फाइन टेम्पल्स की डिज़ाइनिंग है, ये सब कृष्णादेव राय के टाइम से ही आ रहा है, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हम आपको एक पिक्चर दोबारा दिखा रहे हैं। ये जो पिक्चर है ये है बृहदीश्वरा टेम्पल जो कि तंजावुर में है, उसका ये गोपुरम है। और गाइस इसी के साथ साथ इन्होंने एक टाउनशिप भी डिस्कवर की, जिसे हम सब अर्बन टाउनशिप भी कह सकते हैं, नियर विजयनगर, जिसको कहा जाता है नागलापुरम। नागलापुरम इनकी मदर के नाम के हिसाब से रखा गया था। अब यहाँ पे देखिए, हमने बात की कृष्णादेव राय के लाइफ टाइम की अचीवमेंट्स और जितने भी उन्होंने काम किए, लेकिन अब अगर हम बात करें तुलुवा डायनेस्टी के कृष्णादेव राय के बाद क्या हुआ, तो देखिए यहाँ पर 1529 में कृष्णादेव राय की डेथ हुई। ठीक है, कब हुई? 1529 में। जी हाँ। अब जो इनके सक्सेसर थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की, जो कि इनके दुश्मनों यानी रेबेलियंस के द्वारा क्रिएट की गई थी, जिन्हें हम नायक कह सकते हैं या मिलिट्री चीफ्स भी कह सकते हैं। 1542 आते आते जो कंट्रोल था पूरा एम्पायर का, वो एक नई रूलिंग लीनिएज के हाथ में चला गया, जिसका नाम था अराविदु। क्या नाम था? अराविदु, जिसने पावर काफ़ी लंबे समय तक अपने हाथ में रखी, लगभग बताया जाता है 17वीं शताब्दी यानी 17th सेंचुरी के अंत तक। इसी बीच में गाइज यहाँ पर काफ़ी बैटल्स भी हुई। जो बैटल है काफ़ी फेमस शुमार की जाती है, जिसको कहते हैं बैटल एट राक्षाई तंगदी या फिर बैटल ऑफ टेलीकोटा। तो यहाँ पे देखिए, जो विजयनगर अम्पायर के जो भी मिलिट्री एम्बिशंस होते थे रूलर्स के और डेक्कन सुल्तान के, वो उनके शिफ्टिंग अलाइनमेंट्स में रहते थे। और अब इसकी वजह से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो बाकी सारी सल्तनत थी, एम्पायर थे, उन लोगों ने एक अलायंस बना लिया विजयनगर के ख़िलाफ़। फिर क्या हुआ? जो होना था 1565 में बैटल हुई, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, बैटल ऑफ टेलीकोटा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। बैटल ऑफ टेलीकोटा स्टार्ट हुई। जो आर्मी उस वक्त में लेड की गई थी वो की गई थी राम राया के द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पे विजयनगर के। तो गाइज रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये हुआ कि जो आर्मी थी विजयनगर की, उसने पूरी बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की कंबाइन आर्मी को डिफीट कर दिया। अब जो विक्टोरियस आर्मीज़ थी उन्होंने विजयनगर की सिटी को कब्ज़ा कर लिया, उसको सैक कर लिया, और सिटी को बताया जाता है कि कई आने वाले सालों तक जो है तहस नहस करके रख दिया। अब यहाँ पे जो पहले रूलिंग लीनियज थी, जिसे मैंने आपको बताया अराविदु डायनेस्टी, इसने अपनी डिफ़ीट हासिल की, इसकी हार हुई, तो इसने क्या किया, अपना फोकस जो था ईस्ट की तरफ कर लिया, और पेनुकोना एक जगह थी, वहाँ से इसने रूल करना स्टार्ट किया। और फिर बाद में चंद्रगिरी नियर जो तिरुपति रिवर के पास है, वहाँ से इन्होंने जो है रूलिंग है वो अपनी स्टार्ट की कुछ ही एरिया में। गाइस जैसा कि हमने देखा ऊपर कि बाकी जो उस टाइम की सल्तनत थी या अम्पायर थे, उन्होंने अलायंस बनाया और राम राया ने उसे लेड किया और फिर बाकियों को हराया और फिर जो है रूल किया फिर बाकी सालों तक। तो यहाँ पे जो सुल्तान थे वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से रीज़न था विजयनगर की डिस्ट्रक्शन का, वार की वजह से, बैटल की वजह से, खास करके बैटल ऑफ टेलीकोटा जो कि 1565 में हुई। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि जो रिलेशनशिप था इनका सुल्तान और राया का, ये हमेशा हॉस्टाइल था रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से, बिल्कुल भी नहीं। रिलीजियस डिफरेंसेस की वजह से ऐसा नहीं था कि इन दोनों का रिलेशन हॉस्टाइल था। एग्जाम्पल के तौर पर कृष्णदेव राया
ने कई सारे जो क्लेमनेंट्स थे सल्तनत में, जो पावर को क्लेम करते थे सक्सेसर के तौर पे, उनको सपोर्ट भी किया है। और फिर बाद में इन्होंने एक टाइटल भी अडॉप्ट किया था, जिस टाइटल का नाम था इस्टेब्लिशर ऑफ द यवना किंगडम। तो आप ये नहीं कह सकते कि रिलीजियस डिफरेंस की वजह से इनका जो रिलेशन था वो हॉस्टाइल था, वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ये जो वॉर्स और बैटल्स वगैरह हुई थी। सिमिलरली जो सुल्तान थे बीजापुर के, उन्होंने भी इंटरवीन किया था जो सक्सेशन डिस्प्यूट था विजयनगर में कृष्णदेव राय की डेथ के बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कृष्णदेव राय ने जो है इंटरवीन किया या सपोर्ट किया सल्तनत के क्लेमेंट्स को, और किस तरीके से बीजापुर के सुल्तान ने इंटरवीन किया कृष्णदेव राय की डेथ के बाद उनके सक्सेशन डिस्प्यूट को। तो हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो विजयनगर के किंग्स थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि किसी न किसी तरीके से ये जो सल्तनत है और हमारी जो एम्पायर है, हम सब के बीच में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। दोनों तरफ से वाइस वर्सा ये काम चलता आ रहा था। लेकिन एडवेंचरस पॉलिसी की वजह से, राम राय की एडवेंचरस पॉलिसी की वजह से और उनके इस खेल की वजह से जो पॉलिटिक्स में हुआ उस टाइम की, एक दूसरे के सुल्तान के खिलाफ जो प्लानिंग करी थी राम राय ने, उसकी वजह से सुल्तान एक साथ आए और फिर उसके बाद यहाँ पे जो वॉर थी वो पार्टिकुलरली राम राय के खिलाफ लड़ी गई, या हम कह सकते हैं विजयनगर के अगेंस्ट लड़ी गई, बाकी सुल्तान के अलायंस की फॉर्म में। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं विजयनगर एम्पायर के नायक्स के बारे में। तो देखिए वो ये वाला नायक नहीं है जिसमें गाना है मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, ये दूसरा नायक है। जी हाँ, तो यहाँ पे विजयनगर एम्पायर में जो नायक्स होते थे उनका मतलब होता था मिलिट्री चीफ। मिलिट्री चीफ जो कि पावर को एक्सरसाइज करते थे और बहुत सारे जो किले होते थे उस वक्त में, फोर्ट्स वगैरह, उन सबको कंट्रोल करते थे और इनके पास आर्म सपोर्टर भी होते थे। अब ये जो चीफ्स होते थे ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। कभी कभार ये लोग पीजेंट्स के साथ उस टाइम पे जो होते थे उनके साथ भी मूव करते थे ताकि एक फर्टाइल लैंड को मिल सके पीजेंट्स को, जहाँ पे ये लोग सेटल हो सके। तो यहाँ पे जो उस टाइम के नायक्स होते थे यानी मिलिट्री चीफ्स होते थे, वो अगर उनकी लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वो तेलुगु और कन्नड़ बोलते थे। और कई सारे जो नायक्स होते थे वो किंग्स के कंट्रोल में काम करते थे। लेकिन कभी कभार ऐसे हादसे देखने को मिले हैं कि कई सारे नायक्स ने, मिलिट्री चीफ ने रिबेल भी किया है और उसके कार्रवाई में किंग्स की तरफ से मिलिट्री एक्शन भी लिया गया है। तो ये भी हमें डिस्प्यूट्स भी देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसी बीच में एक नया पॉलिटिकल इनोवेशन बनाया गया, या मैं कहूँ एक नया सिस्टम लाया गया जिसको हम कहते हैं अमर नायक सिस्टम। ध्यान से सुनिएगा गाइस। तो यहाँ पे अमर नायक सिस्टम एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। मोस्ट प्रोबेबली इस सिस्टम के जो ज़्यादातर फीचर्स थे, ऐसा बताया जाता है कि वो दिल्ली सल्तनत के इक्ता सिस्टम से लिए गए थे। आपने दिल्ली सल्तनत का इक्ता सिस्टम सुना ही होगा। तो चलिए यहाँ पे जो अमर नायक जो थे वो थे मिलिट्री कमांडर्स, और इनको टेरिटरीज दी गई थी राया के द्वारा ताकि ये उन टेरिटरीज पर गवर्न करें। इसी तरीके से एकता सिस्टम भी था इससे पहले, मतलब इस टाइम पीरियड के कई साल पहले दिल्ली सल्तनत में भी। अब इनकी ड्यूटी क्या थी? इनकी ड्यूटी थी यहाँ पे गाइस टैक्सेस को कलेक्ट करना, पीजेंट्स, किसान वगैरह, क्राफ्ट्समैन वगैरह, ट्रेडर्स वगैरह, उन सब से ड्यूज़ वगैरह हासिल करना, ड्यूज़ वगैरह लेना उनके एरिया में। अब यहाँ पर जो उन्हें पैसे मिलते थे उसके कुछ हिस्से ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखते थे और बाकी जो है ये अपना हॉर्सेस, एलिफेंट्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए रखते थे। अब इसमें से रेवेन्यू का जो पार्ट था वो टेम्पल्स की मेंटेनेंस के लिए और इरिगेशन वर्क्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अब यहाँ पे गाइस हम आपको रेवेन्यू का इस्तेमाल बता रहे हैं तो आप इसको भी दिमाग में नोट डाउन करते जाइएगा। फिर यहाँ पे ये जो थे ट्रिब्यूट भी भेजते थे किंग्स को एनुअली, और पर्सनली भी कभी कभार रॉयल कोर्ट में अपीयर होके अपनी लॉयल्टी को शो करने के लिए गिफ्ट के साथ ये जो है वहाँ पे हाजिर होते थे। किंग अब किस तरीके से इन पे अपना जो है कंट्रोल हासिल करते थे पॉलिटिकली, तो यहाँ पर जो किंग होते थे वो अपना जो कंट्रोल था वो इस तरीके से असर्ट करते थे, यानी दिखाते थे कि वो जो है उनके पास पावर होती थी कि वो जो यहाँ पे अमर नायक होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब इसी टाइम के बीच में उन्होंने क्या किया, यानी अमर नायक ने क्या किया, कई अमर नायक्स ने अपनी खुद की इंडिपेंडेंट किंगडम्स इस्टेब्लिश करना शुरू की, और ये वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से विजयनगर एम्पायर वीक होता चला गया और धीरे धीरे ये डिक्लाइन होता चला गया। जी हाँ फ्रेंड्स,
तो गाइज़ यही था हमारा पार्ट 1। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि पार्ट 2 में हम पूरी तरीके से, जैसे हम लोग आजकल बात करते हैं चंडीगढ़ की डिज़ाइन के बारे में, और जो आपका दिल्ली में प्रेसिडेंट्स हाउस है, जो लुटियंस दिल्ली जिसे कहते हैं, उसकी डिज़ाइन के बारे में। तो कुछ इसी तरीके से पास्ट में हम चलेंगे हिस्ट्री में और बात करेंगे विजयनगर की डिज़ाइन के बारे में कि विजयनगर में किस तरीके का जो वाटर रिसोर्सेज था वो मैनेज किया गया था, फोर्टिफिकेशन बड़ा तगड़ा किया गया था, रोड्स बड़े तगड़े बनाए गए थे, और बड़े इंटरेस्टिंग वे के साथ हम यहाँ पर इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल वे में। मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैप्टर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो अगला पार्ट है वो 1-2 दिन में ज़रूर आ जाएगा, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूरे विजयनगर एम्पायर को हम कवर करने वाले हैं बड़े ही सिंपल वे में। बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपने हमारे पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो पिछले चैप्टर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या तो आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। बाकी स्टडी मटेरियल पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में इसी चैप्टर के। जय हिंद, जय भारत।